वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले सीजन के लिए बार्सिलोना क्या तैयारी करने जा रही है। बार्सिलोना के समर टारगेट्स कौन कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं और बारसा किन प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल देगी, कौन से प्लेयर्स बारसा छोड़कर जा सकते हैं। इन सारी की सारी न्यूज़ को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि ऑलरेडी यूरोपियन साइड की जो इंटरनेशनल ब्रेक थी वो खत्म हो चुकी है। बारसा प्लेयर्स जो भी नेशनल ड्यूटी पे गए हुए थे वो वापस आ चुके हैं और कोई इंजरी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। सिर्फ एक कुबारसी का इशू हुआ था थोड़ा सा, जो कि अच्छी न्यूज़ ये है कि वेडनेसडे से वो अब ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे, तो कोई ज़्यादा स्वेयर इंजरी उनको भी नहीं थी। लेकिन साउथ अमेरिकन गेम्स अभी बाकी हैं, सुपर क्लासिको होना बाकी है, ब्राज़ील वर्सेज अर्जेंटीना बड़ा कमाल किस्म का गेम होगा वो, और यूरुग्वे का गेम बाकी है जहां पर हमारे दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स खेल रहे हैं। रफीनिया ब्राजील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अरोहो यूरुग्वे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई होप कि वो भी बगैर किसी इंजरी के वापस आए, क्योंकि अब यहाँ से जो सीजन है वो मेक और ब्रेक की तरफ जाएगा और हम किसी भी तरह का इंजरी क्राइसिस फेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी भी सारी ट्रॉफीज के लिए फाइट कर रहे हैं। खैर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर के हवाले से क्रिस्टियनसन के बारे में। देखो यार, क्रिस्टियनसन के बारे में हमें इस बात का पता है कि क्रिस्टियनसन ने इस सीज़न में बहुत कम मिनट्स जो है वो बारसा के लिए खेले हैं, और वो भी रिसेंटली दोबारा से ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन दोबारा से अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए थे। लेकिन अब बार्सिलोना जो है वो चाह रही है कि किसी तरह से क्रिस्टियनसन को अब कमिंग समर विंडो में सेल कर दे। और उसकी रीज़न यही है कि यार क्रिस्टियनसन जैसे प्लेयर का एक तो सैलरी उनकी काफ़ी रीज़नेबल हाई सैलरी है, और प्लेयर वो नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो इंजरी प्रोन बहुत ज़्यादा है, और अब बार्सिलोना इस तरह के प्लेयर्स के साथ ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्क्वाड डेप्थ इतनी ज़्यादा है नहीं। तो बारसा को अपनी स्क्वाड डेप्थ बनानी है अगले सीजन के लिए। तो क्रिस्टियनसन को बार्सिलोना अब क्या करेगी कि इनको अब बाकी के जो रिमेनिंग गेम्स होंगे वहाँ पर कुछ मिनट्स देंगी, ताकि क्रिस्टियनसन अपनी जो फिजिकल फिटनेस है वो वापस ला सकें, थोड़ी सी फॉर्म वापस ला सकें, और मार्केट के अंदर हमें उनकी अच्छी प्राइस मिल सके। तो बार्सिलोना मेरे ख्याल से अब क्रिस्टियनसन को इतना टाइम देगी पिच के ऊपर कि वो अपने सारे फिटनेस के इश्यूज जो है वो रिजॉल्व करके और मार्केट में एक अच्छी प्राइस में उनको बेच सके। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो क्रिस्टियनसन की कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही थी कि सऊदी अरेबिया के कुछ क्लब्स भी इंटरेस्टेड थे। तो आई होप कि अगर सऊदी अरेबिया के कुछ क्लब्स उनको ले लेते हैं तो बारसा को क्रिस्टियनसन से एक अच्छी प्राइस भी मिल सकती है। उसके साथ साथ यार जो बड़ी अच्छी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है शेज़नी के बारे में। शेज़नी आप जानते हैं कि वो भी रिटायरमेंट से वापस आए थे। टर स्टेगन की इंजरी के बाद से बारसा ने उनको रिटायरमेंट से वापस लाकर जो है वो अपना नंबर 1 कीपर जो है वो बना दिया। इनाकी पेना भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन शेज़नी ने जो अभी रिसेंटली परफॉर्मेंसेस दी हैं वो कमाल की परफॉर्मेंसेस हैं, और अभी वो अनटचेबल हैं, उनको कोई भी टच नहीं कर सकता, और बार्सिलोना के मेन गोलकीपर इस वक्त वो बन चुके हैं। अब टर स्टेगन के बारे में भी न्यूज़ आ रही है कि वो रिकवरी फेज में है और बहुत जल्द वो टीम में वापस आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त जिस तरह शेज़नी ने परफॉर्म किया है, तो मुझे नहीं लगता कि फ्लिक जो है वो टर स्टेगन को कोई चांस देंगे, कि स्पेशली चैंपियंस लीग और ला लीगा में मुझे नहीं लगता। और आपको पता है कि कोपा डेल रे में सिर्फ 2 गेम्स ही बाकी हैं। अगर हम एटलेटिको को हरा देते हैं और तो उसके बाद हमें सिर्फ फाइनल खेलना है, तो मुझे लगता नहीं कि टर स्टेगन को कुछ मिनट्स जो है इस सीजन में मिलने वाले हैं। तो अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि शेज़नी को बार्सिलोना 1+1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे रही है, कि वो 1 साल का रिन्यूअल के साथ उनके पास एक और साल का रिन्यूअल का ऑप्शन होगा, यानी कि 2 साल वो बार्सिलोना में मजीद फुटबॉल खेल सकते हैं। तो मैं तो यार ऑलरेडी इनका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ शेज़नी का, क्योंकि शॉर्ट स्टॉपर ये बहुत कमाल है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि शॉर्ट स्टॉपर ये बहुत कमाल है, और ऑन द बॉल वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा कि पिछले 4-5 गेम्स में इन्होंने ऑन द बॉल भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। पहले आपने देखा होगा कि इन्होंने कुछ गलतियां की थी बारसा की तरफ से, और हमने कुछ गोल भी कंसीड कर दिए थे। इनको समझ नहीं आती थी कि किस टाइम डी से बाहर निकलना है, बॉल किस तरह रिकवर करनी है। लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा है कि इन्होंने अपनी बॉल प्लेइंग एबिलिटी और डी से बाहर आके बॉल को किस तरह से रिकवर करना है, और उनकी बॉल पर आने की टाइमिंग बहुत इंप्रूव हुई है। तो ये बहुत अच्छा साइन है मेरे ख्याल से, और मुझे यही लगता है कि अगर शेज़नी रिन्यूअल साइन कर लेते हैं तो टर स्टेगन जो है वो अगले सीजन में भी आपको बेंच पे बैठे हुए ही नजर आएंगे, और अगर उनको खिलाया भी जाएगा तो हो सकता है कि उनको कप गेम्स खिलाई जाएंगी। उसके अलावा यार जोनाथन ताह, उनके बारे में कुछ न्यूज़ आ रही है, और एमडी ये रिपोर्ट कर रहा है कि जोनाथन ताह
को ऑलरेडी जो है वो लिवरपूल और स्पर्स की तरफ से कुछ ऑफर्स हैं, और ता के साथ बारसा का ऑलरेडी प्रीमियरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हुआ है। तो इस वक्त जोनाथन ता बेसिकली बारसा की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस का वेट कर रहे हैं कि अगर बारसा उनको कंफर्म कर देता है कि हाँ यार हम आपको साइन करने जा रहे हैं, तो वो फिर किसी भी दूसरी ऑप्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है केस थोड़ा सा लटकेगा और समर विंडो तक हमें थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि सैलरी कैप का इशू जो है वो हमेशा से बारसा को रहा है। जोनाथन ता ऑफ कोर्स वो ऑलरेडी बार्सिलोना के साथ, तो अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा भी तो वो एज अ फ्री ट्रांसफर ही आएंगे, क्योंकि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है इस वक्त बायर्न लेवरकुसन के साथ। अच्छा, उसके अलावा यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है वेंडरसन के बारे में। ये मोनाको के राइट बैक हैं, और आप जानते हैं कि इस सीज़न में ऑलरेडी कुंदे ने बहुत ज़्यादा गेम्स खेली हैं और उनको बिल्कुल भी रेस्ट इस सीज़न में नहीं मिला। तो बार्सिलोना क्या चाह रही है कि कुंदे के साथ एक ऐसा राइट बैक लेकर आएंगे जहां पर हम कुंदे को रेस्ट भी दे सकें, लेकिन अगर हम उनको रेस्ट देते हैं तो ऐसा राइट बैक हो जो बड़ी गेम्स में भी खेल सके और अच्छा परफॉर्म कर सके। इस वक्त ऑलरेडी हेक्टर फोर्ट हैं हमारे पास, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी तक जो हमारे मैनेजर हैं फ्लिक, उनका ट्रस्ट जो है वो हेक्टर फोर्ड पे ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो अभी तक न्यूज़ आ रही हैं, और ये न्यूज़ फैब्रिज़ो रोमानो की तरफ से आ रही है कि ग्रीन सिग्नल फ्लिक की तरफ से मिल चुका है वेंडरसन के बारे में। मुझे नहीं पता कि अभी इनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, क्या ये फ्री ट्रांसफ़र में आएंगे या इनकी कोई प्राइस है, क्योंकि वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन फिलहाल एक बड़ा सॉलिड किस्म की जो है वो न्यूज़ इनके बारे में आ रही है कि बार्सिलोना इनको साइन करना चाह रही है और वेंडरसन भी बार्सिलोना आना चाहते हैं। और वेंडरसन के जो एजेंट है उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन है डेको के साथ, तो ये डील जो है थोड़ी आसानी के साथ हो भी सकती है। 23 ईयर्स इनकी एज है, और मैं वाकई में ये चाहता हूँ कि यार हमारे पास ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि कुंदे को भी थोड़ा सा रेस्ट कराया जाए, क्योंकि अगर कुंदे जैसा प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो बार्सिलोना को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और यार उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है लुइस डियाज और लुकमैन के बारे में। अब देखो यार, रिसेंटली ये न्यूज़ आ रही थी कि बार्सिलोना लुइस डियाज को साइन करना चाह रही है, और 70 मिलियन की जो है ये साइनिंग हो सकती है। काफ़ी एक्सपेंसिव रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ लुकमैन के बारे में भी एक रूमर आ रहा है, और लुकमैन बेसिकली इस वक्त अटलांटा की तरफ से खेल रहे हैं, और वो अटलांटा छोड़ना चाहते हैं, और उनकी प्रायोरिटी रहेगी कि वो बार्सिलोना को साइन कर सकें। अब देखना ही होगा कि क्या बार्सिलोना लुकमैन के लिए जाएगी या लुइस डियाज के लिए जाएगी। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि लुइस डियाज 70 मिलियन में आएंगे, और लुकमैन की जो प्राइस होगी वो 30 मिलियन होगी। अब लुइस डियाज को अगर हम रिसेंटली देखें ना, उनके लिवरपूल के साथ जो उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं तो वो बहुत ख़राब रही हैं, वो इतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लुकमैन ने इस सीज़न में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। स्पेशली मुझे याद है कि मैंने चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उनको खेलते हुए देखा, तो उन्होंने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट सिंगल हैंडेडली गेम चेंज कर दी थी। तो यार लुकमैन कोई बुरा ऑप्शन नहीं है मेरी नज़र में। 30 मिलियन में अगर वो आपको मिल जाते हैं और तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। लुइस डियाज का ये एडवांटेज होगा कि वो लिवरपूल से खेलते हैं। लिवरपूल का कहीं ना कहीं सिमिलर स्टाइल ऑफ प्ले है बार्सिलोना की तरह, क्योंकि फ्लिक को प्रेस करने वाले प्लेयर्स चाहिए होते हैं। तो लुइस डियाज प्रेसिंग काफ़ी अच्छी करते हैं और उनके लिए अडेप्टेबिलिटी थोड़ी सी आसान हो सकती है। ऑन द अदर हैंड लुकमैन मेरे ख्याल में एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बार्सिलोना को लेफ्ट फ्लैंक में ऐसा प्लेयर चाहिए होगा जिनकी ड्रिबलिंग काफ़ी अच्छी है, जो क्लिनिकल है गोल के सामने। तो लुकमैन मेरे ख्याल में एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट डाउट फ्लिक, क्योंकि फ्लिक ने इस सीज़न में जो भी किया है, जो भी डिसीजन लिया है वो स्पॉट ऑन हुआ है। तो अगर फ्लिक लुइस डियाज के साथ भी जाते हैं तो मुझे उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लुकमैन एक ऑप्शन बार्सिलोना के पास अवेलेबल हैं, और देखना ही होगा कि क्या बार्सिलोना लुकमैन के लिए जाएगी या फिर लुइस डियाज ही बार्सिलोना के ऑप्शन होंगे। लेकिन अभी हमने रिसेंटली स्पेन के गेम्स देखी हैं और हमने वहां पर देखा कि निको विलियम्स और यमाल की बॉन्डिंग एक दफ़ा फिर से हमें देखने को मिली है। तो ये तो अभी टाइम के साथ पता चलेगा कि क्या बार्सा लुइस डियाज के लिए जाएगी, क्या निको विलियम्स के लिए जाएगी, या लुकमैन भी बार्सा के लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये थी यार अब तक की अपडेट्स। आप लोग भी मुझे बताइए कि बार्सा को क्या लुकमैन के लिए जाना चाहिए या लुइस डियाज बार्सा के लिए बेहतर ऑप्शन है, या निको विलियम्स बार्सा के लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। और उसके बाद वेंडरसन के बारे में आप क्या समझते हैं कि क्या वेंडरसन बार्सा की राइट बैक पोजीशन के लिए एक अच्छी बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं कि नहीं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।